हेलो एवरीवन, आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोर शाला। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। मोटर का नाम तो सबने सुना ही होगा, अगर नहीं भी सुना है तो आज हम सुना देते हैं आपको। और हम डैम श्योर कि आपने सुना होगा, नहीं का तो हम बोल ही नहीं सकते, बिकॉज जब भी हमारे घर में पानी आता है तो मम्मी क्या बोलती है कि मोटर चला दो। तो वो मोटर कौन सी है भाई, उसी मोटर के बारे में तो हमें पढ़ना है। और कूलर की मोटर तो देखी ही होगी, जो कूलर के अंदर हमारे मोटर लगी होती है वो सबने देखी हुई है। फैन जो आपका काम करता है वो भी मोटर पे काम करता है, और जो टीवी काम कर रहा है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं एक मोटर वर्क कर रहा है। जो मिक्सर ग्राइंडर है आपका, उसमें भी वो एक मोटर काम करती है, इसीलिए आपका मिक्सर ग्राइंडर आपके लिए काम का है, अदरवाइज वो आपके काम का नहीं होता। सो इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में हमें पढ़ना है, और कौन सी मोटर होती है, किस किस टाइप की मोटर होती है, ये सब हमें पढ़ना है। सो चलिए देखते हैं कि मोटर में अब क्या होता है। तो भाई मोटर एक्चुअली होती क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, गोल गोल घूमता है। क्या ऑब्वियसली गोल गोल घूम रहा है तो वो क्या कर रहा है, मोटर ही तो है। भाई जो मिक्सर ग्राइंडर आप लेते हो, मिक्सर ग्राइंडर भी क्या कर रहा है, आपने जैसे उसको स्टार्ट किया वो गोल गोल घूमेगा, और उसी घूमने की वजह से ही आपकी कोई भी चीज जो होती है वो बिल्कुल बारीक हो जाती है, बिल्कुल आप उसको पीस सकते हो या उसे जूसेस बना सकते हो। एंड जो फैन के अंदर इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है, उसी की वजह से आपका फैन जो है वो कंटिन्यूअसली घूमता है। लैपटॉप आपने देखा है भाई, लैपटॉप जब आप यूज करते हो या उसको चार्ज में लगाते हो तो भी उसके अंदर से एक फैन घूमता है। वो फैन किस पे काम कर रहा है, वो मोटर की वजह से काम कर रहा है। आपका जो कूलर है, कूलर भी मोटर से ही काम करता है। अगर उसके अंदर मोटर नहीं होगी तो कूलर वर्क नहीं करेगा। और उसके अंदर भी जो फैन है वो क्या कर रहा है, वो गोल गोल घूम रहा है, वो रोटेट कर रहा है। तो ये सारी चीजें किसकी वजह से हुई, मोटर की वजह से हुई। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, गोल गोल घूमता है या किसी चीज को घुमाने में हेल्प करता है। तो भाई देख लेते हैं, वो खुद नहीं घूमता है, वो किसी चीज को घुमाने में हेल्प करता है। और किसको घुमाने में हेल्प करेगा, कैसे करेगा भाई, उसके हाथ पैर तो है नहीं, तो अपने आप से तो घूम नहीं सकता। कैसे होगा, तो कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। मतलब जब इन सब का स्विच ऑन करते हो तभी तो ये सारी चीजें चलती है, तभी आपकी मोटर जो है वो हेल्प करती है इन सारी चीजों को रोटेट करने में। अब इलेक्ट्रिसिटी आई तो क्या हो गया ऐसा, भाई इलेक्ट्रिसिटी आई तो उसको क्या मिला, मोटर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली। मतलब आपकी जो इलेक्ट्रिकल मोटर होती है वो क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देती है। अब किसमें कन्वर्ट करती है, तो देख लीजिए किसमें कन्वर्ट करती है। नाउ एन इलेक्ट्रिक मोटर इज एन इलेक्ट्रिकल मशीन। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है, एक इलेक्ट्रिकल मशीन है। भाई ये तो हमें पता है, इलेक्ट्रिक मोटर है मतलब एक ऐसी मशीन है जो इलेक्ट्रिसिटी पे काम कर रही है। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक मोटर को हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब ये किसको किसमें कन्वर्ट कर रही है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसको कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी में। और मैकेनिकल में भी कौन सी एनर्जी होगी, रोटेशनल एनर्जी होगी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हम बोल सकते हैं उसको। क्यों बोलते हैं इसको रोटेशनल एनर्जी, भाई वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से ही किसी ना किसी चीज को रोटेट करवाने में मोटर हमारी हेल्प करती है। सो मोटर के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है वो कन्वर्ट हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी में। और मैकेनिकल एनर्जी को भी अगर हम और स्पेसिफाई करना चाहे तो क्या होगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल है बिकॉज वो रोटेट करवा रही है। काइनेटिक का मतलब क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी हम कब यूज करते हैं ये वर्ड, जब कोई चीज मोशन में होती है। भाई काइनेटिक एनर्जी किसमें होती है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, दैट मीन्स कि उसके अंदर कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। अगर कोई चीज रोटेट कर रही है तो क्या वो मोशन नहीं कर रही है, डेफिनेटली वो मोशन कर रही है, वो सर्कुलर मोशन कर रही है। इसीलिए हम उसको बोल रहे हैं कि भाई जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी होती है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी अलग है, लेकिन मोटर जो है, इलेक्ट्रिक मोटर जो है हमारी, वो कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है, तो भाई हम बोल रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। लेकिन अगर इसको और स्पेसिफाई करना है और एक पर्टिकुलर वर्ड पे जाना है तो हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी वो कन्वर्ट हो रही है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के अंदर। मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो घूम रहा है तो रोटेट कर रहा है, इसलिए उसके अंदर कौन सी एनर्जी हुई, रोटेशनल एनर्जी हुई। लेकिन वो मोशन में भी है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसलिए हम उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। आई होप कि इतनी बात क्लियर है कि भाई इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है, तो ये एक इलेक्ट्रिकल मशीन है। क्या करती है, तो भाई इलेक्ट्रिसिटी को लेती है, उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है और किसी ऑब्जेक्ट को हेल्प करती है रोटेट करवाने में। चलिए अब ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है, आपकी जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है घर में वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है। मतलब हमने एक चीज नोट की होगी कि जो फिजिक्स है आपकी वो सिर्फ और सिर्फ आपकी रियल लाइफ पे बेस्ड है। भाई हमने जितनी भी बातें की है, हमारे घर में ये सारी चीजें अवेलेबल है, हमें पता है कि कौन सी चीज किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। भाई जब हम मैग्नेटिक इफेक्ट की बात कर रहे थे तब भी हमने क्या कहा था, हमारे घर के जितने भी अप्लायंसेस है मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करते हैं। अब जब मोटर की बात आ रही है तो मोटर तो हमने देखा ही है, वो भी हमारे घर में मिल जाता है, इसलिए इसको देख के बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल छोड़ना, स्किप नहीं करना है इनको।
कहीं स्किप नहीं होगा, ये सब कुछ पढ़ना बहुत जरूरी है बिकॉज फिजिक्स है बेटा, डेली लाइफ है आपकी। सो इलेक्ट्रिक मोटर जो है उसका प्रिंसिपल क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक मोटर किस प्रिंसिपल पे काम करेगी भाई, इलेक्ट्रिक मोटर इस पे काम करेगी कि भाई हमारे पास में क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, दो मैग्नेटिक फील्ड होंगे बेसिकली। दो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे, दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स को एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है। हमारे लिए भले ही वो फोर्स है, लेकिन जैसे ही आप हायर क्लासेस में जाओगे तो वो फोर्स कन्वर्ट हो जाएगा टॉर्क में। सो प्रिंसिपल क्या है, व्हेन अ कॉइल कैरिंग कंडक्टर कॉइल कैरिंग करंट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक कॉइल है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रही है, दैट मींस इट इज करंट कैरिंग कंडक्टर, इट कैन बी करंट कैरिंग कंडक्टर। एक कॉइल है जिसको कि हमने क्या किया, उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करवाई है और उसको हमने प्लेस कर दिया मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ था हमारा भाई, ये अगर हमारी एक बार मैग्नेट है, यहाँ पर हमने एक और बार मैग्नेट ले ली, यहाँ पर है एन पोल, यहाँ पर है एस पोल, तो यहाँ सेंटर में जो स्पेस है जहाँ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, इसके बीच में अगर मैं कोई कॉइल को रख देती हूँ तो क्या होगा, इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। हमें पता है कि इसके अंदर क्या लगेगा, बीच में एक फोर्स लगेगा। अब जो फोर्स लग रहा है हमारे लिए भले ही वो फोर्स है, लेकिन हायर क्लासेस में जाते ही किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, टॉर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स कि जो आपका कॉइल है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रही है, उस कॉइल के ऊपर क्या लगेगा, एक टॉर्क लगेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ टॉर्क द कॉइल बिगिंस टू रोटेट। कॉइल क्या करने लग जाएगी, रोटेट करने लग जाएगी। मतलब देखो क्या हो रहा है, हमने कहा कि भाई एक बार मैग्नेट है, यहाँ भी एक बार मैग्नेट है, ये हुआ हमारा एन पोल, ये हुआ हमारा एस पोल। अब दोनों के ही बीच के अंदर हमने क्या किया, कॉइल को रख दिया। इट कैन बी अ सर्कुलर, इट कैन बी अ रेक्टेंगुलर। हम रेक्टेंगुलर लेंगे बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक मोटर। सो इसके अंदर देखो रेक्टेंगुलर शेप में एक कॉइल रख दी गई है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रही है। भाई करंट फ्लो कब होगी, जब हम यहाँ इसको बैटरी से जोड़ देंगे। तो हमने इसको बैटरी से जोड़ दिया, जोड़ेंगे अभी हम पूरा, आपको सर्किट बताऊंगी मैं कैसे करना है। सो जब आप इसको बैटरी से ऐड कर दोगे तो इसके अंदर देखो करंट फ्लो हो रही है, यही इसने कहा है, प्रिंसिपल यही है। मैग्नेटिक फील्ड के बीच में इसको रखा गया है, किसको, कॉइल कैरिंग करंट को। ऐसी कॉइल जिसके अंदर करंट फ्लो हो रही है, तो भाई ये कॉइल है, करंट फ्लो हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। नाउ जब इन दोनों के बीच के अंदर रखा है हमने, तो इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड तो है ही, लेकिन जब इसके अंदर करंट फ्लो हो रही है, दैट मीन्स कि इसके अंदर भी क्या है, इसके अंदर भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, इसके आसपास में भी एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। और दो मैग्नेटिक फील्ड जहां एक साथ काम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, एक फोर्स लगेगा, और उस फोर्स का नाम क्या है, टॉर्क। उस फोर्स को हम आगे क्या कहेंगे, टॉर्क कहेंगे, फोर्स नहीं कहेंगे हम उसको। तो उस टॉर्क की वजह से क्या होता है कि ये जो कॉइल है वो रोटेट करना शुरू कर देती है। ये कॉइल आपकी रोटेट करना शुरू कर देती है। चलिए अब हम देखते हैं इसकी पूरी वर्किंग को, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से है, मोटर हमारी किस तरह से वर्क करती है। नाउ देखो ये पूरा किसका स्ट्रक्चर है, मोटर का स्ट्रक्चर है। अभी हमने क्या कहा, इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर क्या होता है भाई, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाना है, उसके बीच में हमें रखना है एक कॉइल जिसके अंदर करंट फ्लो हो रही है। तो भाई ये दोनों देखो क्या है, ये बार मैग्नेट के पोल्स है, एक बार मैग्नेट इस तरफ है, एक बार मैग्नेट उस तरफ है, दोनों के बीच में हमने क्या रखा है, एक कॉइल को रखा है। तो भाई यहाँ देखो कौन सा पोल हो गया, यहाँ हो गया हमारा एन पोल, यहाँ है एस पोल, ठीक है, एन पोल है, यहाँ एस पोल है, मतलब एन टू एस क्या होगा, एन टू एस एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। सो उसके बीच में हमने क्या रख दिया है, एक कॉइल रखी है। कॉइल कौन सी रखी है, एक रेक्टेंगुलर शेप की कॉइल रखी है। इस रेक्टेंगुलर शेप की कॉइल को हम कहते हैं आर्मेचर। इस रेक्टेंगुलर शेप की कॉइल को हम क्या कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं हम इसको। नाउ हमें क्या करना है, इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो करवानी है। अब करंट फ्लो कैसे होगी, तो हमारे पास होनी चाहिए एक बैटरी। तो हमने क्या किया, इस कॉइल के जो दो कॉर्नर्स थे, जो दो एंड्स थे, उन दोनों के आगे वायर्स जोड़ के हमने किससे कनेक्ट कर दिया, उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी के साथ में हमने लगा दिया स्विच, जब हमें जरूरत होगी हम उसको ऑन कर देंगे, जब हमें रिक्वायरमेंट नहीं होगी हम उसको ऑफ कर देंगे, ठीक है। चलिए नाउ अब जब इसको जोड़ा गया है तो यहाँ पर देखो क्या लगाया गया भाई, इसको जब आप जोड़ रहे हो, हमने क्या कहा कि भाई ये रोटेट करेगा, ये रोटेट करेगा। जब ये रोटेट करेगा तो भाई अगर सपोज ये चीज है, अगर ये किसी से कनेक्टेड है, तो रोटेट करते करते वो आगे वाली चीज भी तो रोटेट होगी। अगर ये पोर्शन आपका रोटेट हो रहा है तो क्या ये रोटेट नहीं होगा, कॉइल के साथ जो वायर कनेक्टेड है वो भी तो एक रोटेट करेगा, और अगर वो रोटेट करेगा तो क्या वो उलझ नहीं जाएगा। लेकिन मजेदार बात क्या है कि ये रोटेट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज हमने सेटअप भी इस तरह का किया है कि ये रोटेट नहीं करेगा। अगर ये रोटेट करेगा ना तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, फिर हमारी फैन कूलर ये सब चलेंगे नहीं, फिर गड़बड़ हो जाएंगे। सो ये जब ये रोटेट करेगा आपका,
इसके रोटेशन के टाइम पे क्या होना चाहिए था भाई, ये भी रोटेट करना चाहिए था, लेकिन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? हमने क्या किया है इसके ऊपर, यहाँ देखो ये इस तरह का एक सेमी सर्कुलर लाइक सर्कुलर शेप का हमने क्या किया है, एक स्प्लिट रिंग्स लगा दिए बीच के अंदर। एक टोटल आपको रिंग नजर आ रही होगी, बट ये स्प्लिट रिंग्स है, ये एक रिंग नहीं है, ये स्प्लिट रिंग्स है, मतलब 2 रिंग्स है। 2 रिंग्स कैसी है भाई, ये आपके सेमी सर्कल है, ये भी आपका सेमी सर्कल है, ठीक है। दोनों को ऐड कर दो तो पूरा एक सर्कल बनेगा, लेकिन हमने ऐड किया नहीं है, दोनों को ऐसे ही रखा है। थोड़ा सा देखो बीच में गैप होगा, जो गैप है उसकी वजह से हम इसको बोलते हैं स्प्लिट रिंग्स है। मतलब एक रिंग है इस तरह से, दूसरी रिंग है इस तरह से, और दोनों से क्या किया है, इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इन दोनों से कनेक्ट किसको किया है हमने, उस कॉइल को। यहाँ से हमने कनेक्ट किया है कॉइल को, रेक्टेंगुलर कॉइल को हमने कनेक्ट कर दिया। लेकिन अब यहाँ से भी हमने जो वायर है, वायर को कैसे कनेक्ट करेंगे हम, तो वायर को कनेक्ट करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर लगा दिए 2 ब्रशेस, जो ये आपके स्प्लिट रिंग्स है, स्प्लिट रिंग्स के ऊपर यहाँ पर हमने 2 लगा दिए ब्रशेस। स्प्लिट रिंग से तो हमने कनेक्ट किसको कर दिया, इस कॉइल को कनेक्ट कर दिया। स्प्लिट रिंग के जो आसपास में यहाँ पे हमने क्या लगा दिए, ब्रशेस लगा दिए। अब इस ब्रश से क्या कनेक्टेड है, आपका वायर कनेक्टेड है, ठीक है। बाकी का जो सर्किट है वो इस तरह से यहाँ कनेक्टेड है। सो जब ये कॉइल घूमेगी तो इस कॉइल के रोटेट करते टाइम पे, जब कॉइल रोटेट कर रही है उस टाइम पे ये रोटेट कर जाएंगी, जो स्प्लिट रिंग से वो रोटेट करेंगी, लेकिन ये जो ब्रशेस हैं ये अपनी जगह पर फिक्स रहेंगे। अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो मैं बताऊंगी आपको वर्किंग के बाद में ही। सो अब आते हैं हम इसकी वर्किंग पे। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर है कि भाई रोटेट जब ये होगा, हमने बोला ये रोटेट होने वाला है, ठीक है, लेकिन रोटेट होते टाइम पे ये सारा का सारा जो है ये सब रोटेट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ये जो स्प्लिट रिंग्स है वो रोटेट होंगी। सो हम बात करते हैं इस आर्मेचर की। ये जो आर्मेचर है, रेक्टेंगुलर कॉइल है। अब देखो क्या हो रहा है, इसके अंदर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवानी थी। करंट के लिए हमने क्या किया कि भाई हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, अब हम इससे करंट फ्लो करवाएंगे। जैसे ही हमने स्विच ऑन किया तो भाई हमें पता है करंट किस तरफ जाती है, तो करंट फ्लो हो रही है आपकी इस डायरेक्शन में, यहाँ से आएगी इस तरफ जाएगी, फिर यहाँ से आगे हो गई, फिर यहाँ से इस तरफ आ जाएगी। तो ये हो गई हमारी करंट फ्लो की डायरेक्शन। बिकॉज ऑफ द बैटरी को चेक करती है, आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो करंट की डायरेक्शन है वो किस तरफ है। भाई आपकी बैटरी का देखो यहाँ पॉजिटिव साइन है, मतलब कि यहाँ जाएगा आपकी करंट, फिर इस तरफ जाएगी, फिर यहाँ से इस तरफ हो जाएगी, और इस पूरी कॉइल में से होते हुए फिर से बैटरी तक आ जाएगी। तो ये क्या था, ये है हमारी इलेक्ट्रिक करंट जो कि फ्लो कर रही है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या होगा, तो भाई इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और ये जो बार मैग्नेट्स लगी है इनकी वजह से भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। तो हमारे पास कितने मैग्नेटिक फील्ड हो गए, 2 मैग्नेटिक फील्ड हो गए, ठीक है। अब दोनों मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हुआ, एक फोर्स लगेगा। दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, एक फोर्स लगेगा। अब वो फोर्स किस पे लगेगा, तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर, मतलब इस रेक्टेंगुलर कॉइल के ऊपर लगेगा फोर्स हमारा। फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, भाई जब भी हम बात करते हैं फोर्स की तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है, मैग्नेटिक फील्ड आ गया, करंट आ गई, जो भी आ गया, सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो भाई डायरेक्शन के लिए हमें पता है कि हमें कैसे चेक करना है। सो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर है कि भाई इसके अंदर क्या हुआ है, 2 मैग्नेटिक फील्ड लगे हैं, 2 मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगेगा एक फोर्स। अब इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है, तो याद करो कौन सा रूल लगाना है, क्या मैक्सवेल का रूल लगाना है या फ्लेमिंग का रूल लगाना है, तो भाई याद कर लो कौन सा रूल लगेंगे। अगर मैक्सवेल का रूल लगाते हो तो हमें किसकी डायरेक्शन मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी। बिकॉज एम कंफ्यूज नहीं होना, एम दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड, एम फॉर मैक्सवेल। तो मैक्सवेल का रूल तो लग नहीं सकता, बिकॉज क्या हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं चाहिए। तो हमें किसकी डायरेक्शन चाहिए, फोर्स की। तो हमें कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, फ्लेमिंग का रूल। फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल था वो लगाना है किसके लिए, फोर्स के लिए, ताकि हमें पता चले कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होने वाली है। सो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या था कि भाई जो लेफ्ट हैंड है आपका, अब देखो लेफ्ट हैंड के अंदर क्या करना था, स्टार्टिंग की जो हमारी ये 3 है, बताइए थंब और ये जो 2 फिंगर्स है, जो हमारी इंडेक्स फिंगर है और जो ये हमारी मिडिल फिंगर है, तीनों को रखना था 90 डिग्री के एंगल पे। अगर इनको आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा, अगर ये थंब हमारा यहाँ होता तो आपको ऐसे लगता कि अच्छा ये तो हम अगर रूम की कॉर्नर को देखें तो भी हमें सेम नजर आ रहा है। भाई रूम का कॉर्नर एक बार देख लो, एक जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, एक लाइन जो है वो जा रही है इस तरफ और एक लाइन जा रही है इस तरफ, तो ये हो गया रूम का कॉर्नर। इसी तरह से तो होता है हमारा हैंड भी, देखो थंब रूल के देख लो, ये 90 पे है, ये भी 90 पे है, अगर ये थंब हमारा यहाँ होता तो भाई डेफिनेटली सिमिलर हो जाता। सो लेफ्ट हैंड रूल लगाना है हमें फ्लेमिंग का। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है कि भाई ये जो इंडेक्स फिंगर है हमारी, ये किसको डिनोट कर रही है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये रिप्रेजेंट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड को। हमारी जो इंडेक्स फिंगर है
इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट कर रही है किसको? मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। एंड जो हमारी मिडल फिंगर है, मिडल फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेगी? मिडल फिंगर रिप्रेजेंट करेगी हमारे करंट की डायरेक्शन को, ठीक है। नाउ अब जो थंब होगा हमारा, वो थंब क्या बताएगा? तो थंब हमारा बताएगा हमारे फोर्स की डायरेक्शन में। थंब क्या बता रहा है? थंब बताएगा फोर्स की डायरेक्शन। थंब क्या बताएगा? फोर्स की डायरेक्शन बता देगा, ठीक है। इतनी बात हमें क्लियर है, ठीक है। ये तो हमें याद ही है, इसको हम देख के तो बिल्कुल ही सोचने की जरूरत ही नहीं है। चलो, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लिया हमने, तो हमारे पास देखो 3 फिंगर्स आ गई, तीनों अपनी अपनी अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट कर रही है। देखो ये जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो देख लो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगा? नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ अगर जा रहा है तो ये हमारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड तो हो गया, लेकिन हमें पता है करंट जो है वो हमारे ऊपर की तरफ जा रही है, और ये जा रहा है इस तरफ। तो देख लो करंट अगर जा रही है इस तरफ, करंट जा रही है इस तरफ, आपके ऊपर की तरफ इन द सेंस किसके 90 डिग्री के एंगल पे जाएगी, लेकिन पीछे की तरफ। पीछे की तरफ का मतलब क्या होगा? पीछे की तरफ का मतलब क्या हो जाएगा? पीछे की तरफ का मतलब होगा कि इस तरफ जा रही है, ठीक है। अब देखो ये हुआ हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गई हमारी करंट। जब करंट हमारी इस तरफ जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड अगर इस तरफ है, तो भाई हमारा जो फोर्स लगेगा वो किस तरफ लगेगा? तो जो फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड्स में लगेगा। जो फोर्स लगने वाला है वो कहाँ लगने वाला है? फोर्स लगेगा हमेशा डाउनवर्ड्स में। देखो ये गया इस तरफ, ठीक है। आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरफ है। आपका जो करंट की डायरेक्शन है, जो करंट की डायरेक्शन है, मिडल फिंगर को देखो वो जा रही है इस तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ जाएगी। नाउ अब देखो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया आपका क्या? करंट। करंट जो इस बोर्ड के अंदर की तरफ जा रहा है, एंड जो नीचे की तरफ क्या है? थंब है। कौन सी डायरेक्शन है? फोर्स की डायरेक्शन है। मतलब आपका फोर्स कहाँ लगने वाला है? डाउनवर्ड्स में लगने वाला है, ठीक है। तो भाई यहाँ से मेरा जो फोर्स लगेगा वो लगेगा डाउनवर्ड्स में। तो इसको हम सेपरेट दूसरे कलर से देख लेते, येलो से देख लेते। चलो ये मेरा फोर्स लगा डाउनवर्ड्स में, ठीक है। इतनी बात मुझे क्लियर है। अब आ जाओ उस तरफ। भाई कॉइल के 4 कॉर्नर्स है ना, 4 साइड्स है। तो 4 साइड से भाई रेक्टेंगल की 4 साइड्स होती है, तो हमें सब जगह से देखना है, सब जगह से देखना है। तो भाई देखो A टू B जब करंट गई, तो भाई हमारा जो फोर्स था वो लगा डाउनवर्ड्स के अंदर, ठीक है। नाउ यहाँ देख लो, इसके अंदर जब आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे तो क्या होगा? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाते ही देखो क्या हो जाएगा। आपके करंट की डायरेक्शन किस तरफ है? अगेन सेम साइड में है। जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो आपकी सेम साइड में है, लेकिन जो आपकी करंट की डायरेक्शन है वो किस तरफ है? वो इस बार अपोजिट साइड में है, वो आउटर साइड के अंदर है। तो देख लो एक बार क्या होगा। भाई यहाँ आपने क्या करा? ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, ये क्या हुई? हमारी करंट की डायरेक्शन हुई, जो कि इस तरफ आ रही है, अब बाहर की तरफ। पहले कहाँ जा रही थी? पहले जा रही थी बोर्ड के अंदर, अब कहाँ आएगी? बोर्ड के बाहर आ जाएगी। सो ये हमने क्या किया? मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ देखो ये करंट की डायरेक्शन इस तरफ हो गई, तो ऊपर की तरफ क्या होगा? फोर्स की डायरेक्शन होगी, बिकॉज हमारा थंब क्या रिप्रेजेंट करता है? द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये जो फोर्स की डायरेक्शन है, तो देखो यहाँ पे फोर्स क्या जाएगा? ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो फोर्स हमारा गया ऊपर की तरफ। इस बार फोर्स कहाँ लगा? ऊपर की साइड में लगा। अब देखो सपोज ये एक कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर मैंने क्या किया? फोर्स लगाया मैंने इस तरफ, ऐसे फोर्स लगाया एक तरफ। तो जैसे मैंने एक तरफ फोर्स लगाया तो क्या हुआ? ये आगे की तरफ चला गया। मतलब ये कौन सा मोशन हुआ? लीनियर मोशन हुआ, ठीक है। क्या ये रोटेशनल मोशन हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो ये कौन सा मोशन हुआ? लीनियर मोशन हुआ। नाउ अब आपको क्या करना है? इसके ऊपर एक में फोर्स लगा रही हूँ इस तरफ नीचे की तरफ, और एक में फोर्स लगा रही हूँ ऊपर की तरफ। फिर मैंने नीचे की तरफ फोर्स लगाया, फिर ऊपर की तरफ, फिर ये क्या करेगा? घूम जाएगा। फिर मैंने इस तरफ से ऐसे फोर्स लगाया, भाई यहाँ से नीचे की तरफ लगाया, यहाँ से लगाया मैंने ऊपर की तरफ, तो क्या होगा? ये घूम जाएगा, ये रोटेट करने लगेगा। सेम थिंग इज हियर। देखो यहाँ से फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड्स, यहाँ फोर्स लग रहा है अपवर्ड। तो भाई इस तरफ से अगर ये डाउन जाएगा और इस तरफ से अगर ये अप हो जाएगा तो क्या होगा? क्या ये रोटेट करना शुरू कर देगा? डेफिनेटली कर देगा ये रोटेट करना शुरू। चलो नाउ C टू D में फोर्स लग रहा है अपवर्ड, A टू B में फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, लेकिन अभी 2 साइड्स हमारी बाकी है, A टू D। A टू D तो चलो ये कंप्लीट भी नहीं हो रहा, बट स्टिल हम एक बार चेक करेंगे इसको। एंड B टू C। अब यहाँ कौन सा फोर्स लगेगा? तो भाई यहाँ फोर्स जो है वो लगेगा 0। अब फोर्स 0 क्यों हुआ? तो लास्ट जो वीडियो था उसके अंदर याद करो बिल, F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा बताया था। ये साइन थीटा अगर 90 डिग्री हो जाता है, दैट मीन्स कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? सॉरी, थीटा अगर 0 डिग्री होता है, 90 नहीं 0 डिग्री अगर हो जाता है, भाई साइन अगर 0 हो गया, 0 डिग्री हो गया, दैट मीन्स क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू 0। और जब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो F इज इक्वल टू 0। तो फोर्स क्या हो जाएगा आपका? 0। कब होगा फोर्स 0?
जब आपकी करंट की डायरेक्शन और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है दोनों ही आपके पैरेलल में होंगी। ठीक है, चलिए जब ये पैरेलल में है इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल विल बी जीरो। भाई एक साइड ये है दूसरी साइड ये है, तो इन दोनों कहीं जाके मिलने वाली है क्या, नहीं मिलेंगी। और नहीं मिलेंगी तो बीच के अंदर एंगल भी नहीं बनाएगी, और जब एंगल नहीं बनाएगी तो एंगल क्या होगा, जीरो। और जब एंगल है जीरो तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, जीरो। दैट मीन्स कि देखो यहाँ करंट की डायरेक्शन देखो कहाँ है, इस तरफ है, यहाँ देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी इस तरफ है, दोनों ही क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। और जब पैरेलल है इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनका जो फोर्स लगेगा इसके ऊपर वो हो जाएगा जीरो, मतलब इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगने वाला है। अब सोचो, जो ये आपकी कॉइल है, कॉइल के ऊपर एक फोर्स लगा डाउनवर्ड्स में, दूसरी तरफ लगा अपवर्ड में, तो ऑटोमेटिकली रोटेट करेगा रोटेट करेगा रोटेट करेगा। ठीक है, ये तो हो गया रोटेशन। बट ये रोटेशन कब तक होगा, भाई मैंने यहाँ फोर्स लगाया, एक मैंने फोर्स लगाया यहाँ पर, एक फोर्स लगाया यहाँ, एक फोर्स लगाया यहाँ, तो ये रोटेट हो गया, ऐसे हो गया। जब ये ऐसे हो गया तो भाई इसको यहीं पे स्टॉप हो जाना चाहिए था, बट ये स्टॉप नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, तो चलिए देखते हैं। और ये स्टॉप क्यों होना चाहिए था, तो देखो जब हम बात कर रहे थे कि भाई हमारा ये जो आर्मेचर है या ये जो कॉइल है, आर्मेचर या जो कॉइल है, ये भाई कहाँ कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है स्प्लिट रिंग से, ये स्प्लिट रिंग से कनेक्टेड है। लेकिन स्प्लिट रिंग जो है साइड में एक ब्रश से कनेक्टेड है, और वही ब्रश से कौन कनेक्टेड है, आपका वायर कनेक्टेड है। मतलब ब्रश से तो वायर कनेक्टेड है, बट जो ये आपकी कॉइल है उससे ये वायर कनेक्टेड डायरेक्टली नहीं है, डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली है। अगर ये डायरेक्ट कनेक्ट कर देते तो भाई ये रोटेट कर रहा है तो ये भी रोटेट कर जाता, और फिर सब हो जाता गड़बड़ घोटाला, तो हमारा काम नहीं होता, हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस नहीं काम करते। इसलिए हमने क्या किया, बीच के अंदर यहाँ लगाए ब्रशेस, और उन ब्रशेस के साथ में क्या लगा दिया, स्प्लिट रिंग्स। तो घूमेगी कौन, स्प्लिट रिंग्स घूमेगी, बट ब्रशेस जो है वो अपने जगह पे फिक्स रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। अब देखो क्या होगा, सपोज आपका ये जो अभी इस डायरेक्शन में था, अभी जो ये कॉइल थी वो इस डायरेक्शन में थी, यहाँ आपके वो लग गए स्प्लिट रिंग्स, यहाँ हो गए ब्रशेस, और ब्रशेस के आगे चले गए। ठीक है, अब क्या होगा, ये रोटेट करेंगे। मतलब यहाँ से फोर्स लगा था डाउनवर्ड्स में, यहाँ फोर्स लगा था अपवर्ड में, तो क्या होगा, ये रोटेट करना स्टार्ट कर देंगे। और जैसे ही रोटेशन स्टार्ट होगा तो भाई ये जो आर्मेचर है अभी आपका इस डायरेक्शन ऐसे है, अभी आर्मेचर ऐसे है, जैसे ही रोटेट होगा तो ये ऐसे हो जाएगा। यहाँ आते ही जो आपकी स्प्लिट रिंग्स है वो भी घूमेंगी। अब स्प्लिट रिंग्स कहाँ आ जाएगी, तो स्प्लिट रिंग्स जो है जैसे ही ये घूमेगा तो स्प्लिट रिंग्स आपकी इस तरह आ जाएगी, और यहाँ पर आ जाएगी आपकी ब्रशेस, ब्रशेस तो यही है, वो कहीं नहीं जा रहे। चलो नाउ अब देखो क्या हुआ, भाई यहाँ पे आ गई स्प्लिट रिंग्स आपकी, तो ये जो आर्मेचर है ये यहाँ से कनेक्टेड होके, और आपका आर्मेचर कैसे हो जाएगा, पहले ये ऐसे था लेकिन घूम के ये ऐसे आ जाएगा आर्मेचर, तो ऐसे आ गया। तो स्प्लिट रिंग भी कैसे हो गई, एक यहाँ एक वहाँ, लेकिन जो ब्रशेस है, अब देखो क्या ब्रशेस इससे कनेक्टेड है, क्या ये जो ब्रशेस है वो स्प्लिट रिंग से कनेक्टेड है, बिल्कुल भी नहीं। इसके अंदर कोई डायरेक्शन फ्लो कोई करंट फ्लो होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। भाई करंट फ्लो कब होती है, जब आपका जो सर्किट होता है वो पूरा कंप्लीट होता है, और अगर सर्किट को हमने ब्रेक कर दिया तो हमारी करंट जो है वो फ्लो नहीं कर सकती। अब यहाँ पे सर्किट आपका जो है वो ओपन हो ही चुका है, देखो यहाँ सर्किट ओपन हो गया, भाई यहाँ से करंट तो फ्लो हो रही है, लेकिन जैसे ही वो करंट यहाँ आएगी तो यहाँ कनेक्शन है ही नहीं, और जब कनेक्शन ही नहीं है तो करंट फ्लो नहीं करेगी, और करंट फ्लो अगर नहीं कर रही है तो आपकी मोटर तो वही रुक जानी चाहिए थी, लेकिन वो मोटर रुकती नहीं है। क्यों नहीं रुकती है, तो देखो क्या होता है, जब ये आर्मेचर यहाँ पे था, जब ये आर्मेचर अभी इस डायरेक्शन में है, जैसे ही आर्मेचर घूमेगा ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा, लेकिन अभी ये सिर्फ 90 डिग्री पे घूमा है, भाई ये यहाँ था, यहाँ से ये 90 डिग्री पे घूम गया। 90 डिग्री पे घूमने के बाद में क्या होगा, क्या ये ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। मैं एक बॉल फेंकती हूँ, और अगर मैंने एक बॉल को फेंका, भाई जमीन के ऊपर ही फेंक दिया, जमीन के ऊपर जाने के बाद क्या वो एकदम से रुक जाती है, जहाँ पे वो फर्स्ट टाइम उसे जमीन को टच किया, क्या वो वहीं रुक जाती है, बिल्कुल भी नहीं रुकती है, वो वहां से आगे जाती है थोड़ा सा। क्यों जाती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से। बस में ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रैवलिंग के टाइम पे अगर सपोज बस ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिए तो भी आप आगे की तरफ मूव कर जाते हो। क्यों कर जाते हो, बिकॉज ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया पढ़ा होगा, 9th स्टैंडर्ड पढ़ी है आपने अच्छे से। तो इनर्शिया में हमने क्या पढ़ा था, जब भी कोई चीज मोशन में है तो वो कंटिन्यूअसली मोशन में रहेगा जब तक कि उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाता। तो भाई ये आर्मेचर जो है ये अभी इस तरह से, ठीक है, ये अभी इस तरह से है, ये ऐसे हो चुका है, इसको ये फोर्स लगा था इसलिए ऐसे हो गया, लेकिन क्या ये सडन रुक जाएगा, ये सडन नहीं रुक सकता, बिकॉज इसकी कंडीशन क्या रहेगी, भाई ये मोशन में ही रहना चाहता है, तो इनर्शिया की वजह से ये थोड़ा और आगे होगा। थोड़ा सा आगे होते ही क्या हो जाएगा, भाई थोड़ा सा आगे हुआ तो थोड़ा सा आगे होते ही ये जो आपके ब्रशेस हैं
इन ब्रशेस से आपका जो स्प्लिट रिंग्स है वो स्प्लिट रिंग्स कनेक्ट हो जाएंगी। थोड़ा सा ऐसे घूमते ही, थोड़ा सा मतलब यहाँ था, यहाँ से थोड़ा और बेंट होते ही क्या हो जाएगा, ये स्प्लिट रिंग्स फिर से ब्रशेस के कांटेक्ट में आ जाएगी। मतलब जैसे ही इसके कांटेक्ट में आएगी फिर से इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या हो जाएगा, सर्किट क्लोज हो जाएगा, और सर्किट क्लोज होते ही ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करने लग जाएगी। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी। आर्मेचर अभी इस कंडीशन में था, स्टार्टिंग में इस कंडीशन में था, यहाँ आया, इनर्शिया की वजह से रुक नहीं पाया, लेकिन वो वापस ऐसे हो गया। जब ये यहाँ तक आ गया तो अब क्या हो गया, यहाँ तक आते ही क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो गया। उल्टा मतलब देखो क्या हुआ, उल्टे का मतलब ये हुआ कि अब ये डायरेक्शन जो है इनकी चेंज हो चुकी। किसकी डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, तो भाई पहले CD उस तरफ था, इस बार CD इस तरफ है। AB पहले यहाँ था, अब AB कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, अब क्या होगा, मैग्नेट तो सेम ही है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, इन मैग्नेट की वजह से भी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है। तो फिर वही सेम कहानी, फिर से वो सेम कहानी स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, बिकॉज एक मैग्नेटिक फील्ड इन दो मैग्नेट की वजह से है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टिंग वायर की वजह से है, जो ये कॉइल है इसकी वजह से है। तो दोनों के बीच में क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, तो फिर से चेक करेंगे हम। इस बार इलेक्ट्रिक करंट जो है वही सेम डायरेक्शन में ही फ्लो हो रही है, बस जो आर्मेचर है वो घूम चुका है, वो उल्टा हो चुका है। तो जो CD पर जो डायरेक्शन जो थी करंट की, पहले C to D जा रही थी, अब कहाँ जाएगी, D to C जाएगी। द सेम थिंग इज हियर कि पहले वो A to B जा रही थी करंट, लेकिन अभी करंट जाएगी B to A। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब क्या होगा, अगेन देखो यहाँ पर, फिर देखो यहाँ पर वो N था, यहाँ पर था S पोल, तो N to S क्या हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। करंट की डायरेक्शन किस तरफ है, ऊपर की तरफ है, तो चेक कर लो। देखो मैग्नेटिक फील्ड देखो फिर इस तरफ है, करंट की डायरेक्शन कहाँ है, करंट की डायरेक्शन हमारी है लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से, भाई हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरफ, करंट की डायरेक्शन कहाँ है, अंदर की तरफ, बोर्ड के अंदर की तरफ है। तो भाई हमारा जो फोर्स लगेगा वो किस तरफ लगेगा, फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। तो मतलब इस बार जो है वो ये वाला जो C to D वाली जो आर्म है इसकी, वो किस तरफ, इसके ऊपर किस तरफ फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। तो फिर ये घूमना शुरू कर देंगे और कंटिन्यूअसली क्या हो जाएगा, रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा कंटिन्यूअसली। ठीक है, इतनी बात आई होप कि आपको क्लियर होगी। अगर जब ये रोटेशन शुरू हो चुका है, भाई हमें ये चीज पता है कि रोटेशन शुरू हो गया, रोटेशन शुरू होते ही मतलब क्या हो गया, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड था, हमारी जो मोटर थी वो वर्क करने लग गई, और मोटर वर्क कर रही है इसका मतलब हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी वर्क करेंगे। अब एक और चीज है कि जब मिक्सर ग्राइंडर यूज करते हो तो भाई हमारे पास 1 2 3 करके नंबर्स दे रखे होते हैं उसमें। तो पहले आप स्विच को 1 पे लाते हो, फिर 2 पे लाते हो, फिर 3 पे लाते हो। क्या तीनों में कोई डिफरेंस होता है? डेफिनेटली होता है। 1 पे वो थोड़ा धीरे चलता है मिक्सर ग्राइंडर, 2 पे आते ही थोड़ा तेज हो जाता है, 3 पे आते ही बहुत तेज हो जाता है। ऐसा क्यों? द सेम थिंग इज विद द कूलर, विद द फैन। फैन के साथ भी सेम सीन है। हमारे पास जो रेगुलेटर होता है उसके ऊपर 1 to 5 नंबर्स होते हैं। 1 पे आते ही वो बिल्कुल स्लो हो जाता है, 5 पे आते ही सबसे ज्यादा फास्ट होता है, और सेंटर में थोड़ा सा मीडियम चलता है। ऐसा क्यों होता है तो भी मैं आपको बताती हूँ। हम इस जो फोर्स लग रहा है, जो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है आर्मेचर के ऊपर, उस फोर्स को हम बढ़ा सकते हैं। और उस फोर्स को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उस फोर्स को इंक्रीज कैसे कर सकते हो भाई, यहाँ पे जो फोर्स है वो इंक्रीज हो जाएगा अगर, तभी तो ये घूमना स्टार्ट करेगा। यहाँ पर जो फोर्स है जब वो इंक्रीज हो जाएगा तभी तो ये हमारा जो आर्मेचर है वो ज्यादा जल्दी घूमेगा। पहले जो घूम रहा था जिस स्पीड से, उससे ज्यादा जल्दी वो घूमेगा। तो हमें क्या क्या चीजें इंक्रीज करनी पड़ेगी भाई, हमें पता है कि या तो हम इसकी करंट का जो फ्लो है वो बढ़ा दें, या हम क्या करें मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दें, या हम एक और काम कर सकते हैं कि इस कॉइल नंबर ऑफ कॉइल्स को बढ़ा सकते हैं। नंबर ऑफ कॉइल्स को बढ़ाने से भी हमारा काम हो जाएगा। या हम ये कर सकते हैं कि जो कॉइल के अंदर जो सरफेस एरिया है उस एरिया को बढ़ा दिया जाए। उस एरिया को बढ़ाने का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक हमने कॉइल लगा रखी है, यहाँ पे एक कॉइल और लगा दो, एक कॉइल और लगा दो, मतलब एक वायर की जगह वहां 3 to 4 वायर्स लगा दो और उनसे बना दो कॉइल। तो क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और सरफेस एरिया के बढ़ते ही आपका जो फोर्स है, जो इस आर्मेचर पे फोर्स लग रहा है, वो फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगा। और उस फोर्स के इंक्रीज होने की वजह से ही आपकी जो मोटर है वो थोड़ा और अच्छे से वर्क करेगी। कूलर जो है वो थोड़ा तेज काम करने लग जाएगा, फैन भी जो है वो थोड़ा और तेजी से घूमने लग जाएगा। चलिए, मोटर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, तो मोटर के टाइप्स होते हैं हमारे, एक होता है डीसी मोटर, एक होता है एसी मोटर। अब ये डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, मतलब डायरेक्ट करंट पे वर्क करने वाली जो मोटर है उसको हम बोलेंगे डीसी मोटर। एक होती है अल्टरनेट करंट,
तो एसी मोटर कौन सी होगी? जो अल्टरनेट करंट पे वर्क करती है। चलिए, तो ये हो गया अल्टरनेट करंट। सो एसी और डीसी क्या है बेसिकली हम उसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। आपको पूरा अच्छे से पता होना चाहिए कि एसी और डीसी क्या होता है। तो अभी हमें सिर्फ इतना ही देखना है कि भाई ठीक है, एक हमारे पास एसी मोटर है, एक हमारे पास है डीसी मोटर। हम जो पढ़ रहे थे वो कौन सी मोटर पढ़ रहे हैं? हम डीसी मोटर पढ़ रहे हैं अभी। चलिए, सो हम इसकी स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं? भाई रोटेशन है मोटर का, ये हम कैसे बढ़ा सकते हैं? तो इसको हमें इंक्रीज अगर करना है तो इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट इन द कॉइल। कॉइल के अंदर हम करंट की स्ट्रेंथ को अगर बढ़ा दे, करंट को अगर बढ़ा दे, सपोज अगर पहले करंट हमारी जा रही थी 5 एम्पियर, तो अगर मैं उसको 10 एम्पियर कर देती हूँ तो डेफिनेटली मेरी जो कॉइल जो घूम रही है वो रोटेट जो कर रही है उसके रोटेशंस बढ़ जाएंगे, उसके रोटेशन बहुत जल्दी होने लग जाएंगे, फास्ट हो जाएंगे। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। कॉइल के अंदर जितने नंबर ऑफ टर्न्स है अगर मैं उन टर्न्स को बढ़ा दूं तो भी हो जाएगा, वो जो फोर्स है वो बढ़ जाएगा। इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल। इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल मतलब क्या करना है? कॉइल के एरिया को बढ़ा देना है। कॉइल का अगर एरिया बढ़ जाएगा, मतलब एक वायर था हमारे पास, सपोज ये हमारा एक वायर था, अगर मैं इसको रिप्लेस करके इसकी जगह 4 to 5 पतले पतले वायर भी ले लूंगी ना तो भी हमारा क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की अगर मैं स्ट्रेंथ बढ़ा देती हूँ तो भी क्या होगा? वो फोर्स बढ़ जाएगा और उस फोर्स के बढ़ते ही जो रोटेशंस हो रहे हैं मोटर के अंदर वो एकदम से इंक्रीज हो जाएंगे। और उस इंक्रीमेंट की वजह से ही आप क्या करते हो? 1 और 2 की जगह डायरेक्ट 3 पे कर देते हो मिक्सर ग्राइंडर को, और जो कूलर होता है उसको भी एकदम हाई पे चला लेते हो। वो हाई इसीलिए होता है। चलिए, सो डीसी मोटर का वैसे यूज क्या है? तो डीसी मोटर्स जो होती है वो इलेक्ट्रिक फैंस में यूज की जाती है। पंपिंग वाटर को पंप करना है तो भी वो यूज आएंगी। रनिंग ट्रैम कार्स के अंदर और कुछ टॉयज जो होते हैं उनके अंदर भी आपकी डीसी मोटर्स लगी होती है। मोटर्स देखी होगी कई बार, अगर आप जाते हो भाई मैं इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने को अगर आपको कहा जाता था पहले, तो आप क्या करते थे? एक छोटी सी मोटर लेके आते थे। तो भाई वो मोटर क्या है? वो एसी और डीसी मोटर्स ही तो है। शॉपकीपर आपसे पूछता भी है कि भाई एसी मोटर चाहिए या फिर डीसी मोटर चाहिए। सो यूज ऑफ एसी मोटर। एसी मोटर का यूज हम कहाँ करते हैं? हम वॉशिंग मशीन में करते हैं, मिक्सर ग्राइंडर्स में करते हैं, ब्लेंडर्स जो होते हैं उनमें भी किसका यूज किया जाता है? एसी मोटर्स का यूज किया जाता है। आई होप कि आपको मोटर के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली मोटर की वर्किंग क्या होती है, मोटर किस तरह से वर्क करता है और क्यों इसकी जरूरत है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। अल्टरनेट करंट भी हमारा बाकी है, बट स्टिल उससे पहले हम कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स से बेटा बहुत, इसमें तो कोई बोर होने वाली बात ही नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच।